तो स्वागत है आपका उम्मीद बैच के इस वीडियो में। काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो आ रहा है, बहुत दिनों बाद। जैसे हम लोग का घर में होता है, कोई मेहमान आता है तो बहुत दिनों बाद आता है तो कुछ अच्छा उपहार मिठाइयाँ लेके आता है जिससे हम लोग को खुशी होता है, ठीक है। तो हमने भी सोचा कि इतना दिनों बाद वीडियो बना रहे तो कुछ ऐसा टॉपिक ले जाए जिससे क्या बच्चों को अधिक मार्क्स आए, नंबर आए। अभी आपके लिए उपहार क्या हो सकता है कि भैया कुछ ऐसा पढ़ा दीजिए जिससे ज़्यादा मार्क्स आए, अधिक नंबर आए, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ने क्या किया है, हिंदी का जो निबंध का टॉपिक है जिससे 10 मार्क्स का आता है, पूरा सातों सब्जेक्ट का सबसे लंबा क्वेश्चन, सबसे अधिक मार्क्स वाला अगर क्वेश्चन कोई होता है तो हिंदी में ये निबंध होता है जो आपका 10 मार्क्स का आता है। एक निबंध आप लोग बचपन से लिखते आ रहे हैं, ठीक है, कि गाय पर लेख, कुत्ता पर लेख, विद्यालय, ठीक है, इस सब पे आप लोग लेख यानी निबंध लिखते हैं, ऐसे जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। लेकिन अभी 10 क्लास में जो उस प्रकार से, जिस प्रकार से आप लोग बचपन में लिखते आ रहे हैं, उस प्रकार से अगर निबंध आप लिखेगा तो आपको अधिक मार्क्स नहीं देगा, वो 4-5 मार्क्स देके आपको छोड़ देगा। तो एक निबंध जो होता है उसको रिप्रेजेंट करना, उसको लिखने का एक तरीका होता है, उस आधार पे अगर आप निबंध को लिखिएगा, ठीक है, तो आपका जो निबंध में 10 मार्क्स है वो आपको दिया जाएगा, ठीक है। 1 मार्क्स उससे कम हो सकता है या अधिक भी हो सकता है, मतलब अधिक तो नहीं होगा लेकिन आपको 10 के करीब या 10 भी मिल सकता है अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हैं लिखने का, ठीक है। तो उसी हिसाब से आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन, सबसे अधिक मार्क्स आने वाला क्वेश्चन निबंध को पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको देखते हैं क्या होता है निबंध, ठीक है। आप लोग का जो हिंदी का, आपका जो माध्यमिक परीक्षा में जो हिंदी का पेपर आएगा उसमें क्या आएगा, निबंध 10 अंक का आएगा, 10 मार्क्स का, सबसे बड़ा, ठीक है। क्या होगा देखिए, क्वेश्चन कैसे आएगा, सबसे अंतिम में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दिया रहेगा कि किसी एक विषय पर निबंध लिखे अनाधिक 400 शब्दों में। अनाधिक मतलब मैक्सिमम समझते हैं, इससे अधिक नहीं। आपको निबंध तो लिखना है किसी एक विषय पर, किसी एक टॉपिक पे आपको निबंध तो लिखना है, लेकिन मैक्सिमम कितने शब्दों के अंदर लिखना है, 400 शब्दों के अंदर ही लिखना है। 400 से ये नहीं कि 450, 500 लिख देंगे, नहीं, आपको मैक्सिमम 400 लिखना है। अगर आप 300 तक हो गया और 300 लिख के आपका निबंध अगर पूरा हो गया और लिखने का जो नहीं आइडिया आपके पास और क्या लिखे, या आपको लगता है ये पूरा निबंध जो है हम जितना समझाना चाहते थे वो सब हम 300 शब्दों में समझा दिए, तो वहीं तक छोड़ देना है। ये नहीं कि आपको 400 तक लिखना है, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा बच्चा है जिसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है लिखने का, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, उस टॉपिक के विषय में वो लिख सकता है और मैक्सिमम कितना शब्दों में लिख सकता है बाबू, 400 शब्दों में ही लिख सकता है। और उस विषय के बारे में आप सोचते हैं बहुत जानते हैं, ठीक है, तो आप सोचिएगा 500 शब्दों में लिख दे, 600 शब्दों में लिख दे, तो ऐसा नहीं, आपको लिखना उस विषय के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको लिखनी है, देनी है, लेकिन कितना अपने शब्दों का ख्याल रखिएगा, 400 शब्दों के अंदर ही सारे चीजों को, उस टॉपिक के बारे में आपको जानकारी दे देना है। तो यही क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम, ठीक है। आप लिखना है, आपको अगर लिखना है तो 200 शब्दों के अंदर भी अपने चीज को समझा सकते हैं, 250, 300, 350 भी समझा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आपको लिखना है तो क्या है, ये अनाधिक। मैक्सिमम आपको जब लिखेंगे शब्दों का ध्यान रखेंगे तो 400 शब्दों के अंदर ही आप निबंध को कंप्लीट कर दीजिएगा, ठीक है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। ये 4 टॉपिक आपको दिया रहेगा, ठीक है। मतलब जैसे यहाँ पे समय का सदुपयोग, जैसे क्वेश्चन आता है ना, क्वेश्चन को सेम यहाँ 2 कॉपी किए, जैसे लिखा रहेगा, पहला टॉपिक रहेगा समय का सदुपयोग, दूसरा कुछ टॉपिक रहेगा, तीसरा कुछ टॉपिक रहेगा, चौथा कुछ टॉपिक रहेगा। मतलब 4 निबंध आपको एग्जाम में दिए जाएंगे, ठीक है। उसमें से किसी एक विषय पर आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे 4 दिया है तो उसमें किसी एक विषय में, मेरा मन किया आपको चारों आता रहेगा तो किसमें, जिसमें सबसे अच्छा आपको आता है उसको आप चूज कीजिएगा, उसको चुन लीजिएगा, उसको लिखना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम में 4 गो आएगा तो हमको अगर समय का सदुपयोग पे आता है तो हम क्या करेंगे, समय का सदुपयोग को लिखेंगे और बाकी को जो 3 बचा उसको छोड़ देंगे। आप लोग भी ऐसा ही कीजिएगा, आपको जो सबसे अधिक आता है, ठीक है, सबसे ज्यादा जिसके बारे में आपको नॉलेज है, जानकारी है, तो उस विषय को चुनिएगा और उस विषय के बारे में 400 शब्दों में क्या कीजिएगा, निबंध को लिख दीजिएगा। अब भैया 400 शब्दों में आ रहा है, 10 मार्क्स का आ रहा है, तो क्या इसको 1 घंटा या आधा घंटा समय लगा के अच्छे से लिखेंगे, नहीं बाबू, ठीक है। अगर आपको 400 शब्दों में आता है तो आप इसको 10 से 15 मिनट के अंदर ही खत्म कर दीजिए, ठीक है। आपको इस स्पीड से लिखना है कि 400 शब्दों का जो निबंध है वो मैक्सिमम जो आपका टाइम ले वो कितना ले, 15 मिनट ले, ठीक है।
15 मिनट से अधिक जाएगा तो आपका पेपर 90 मार्क्स का कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसीलिए अभी से प्रैक्टिस करना है। इसको पहले क्यों बता दिए कि अभी से आप निबंध लिखते समय प्रैक्टिस कीजिएगा कि मेरा जो लिखने का स्पीड है, तरीका है, वो कितना हो। मैं 400 शब्द, मैक्सिमम 400 शब्द 15 मिनट या उससे थोड़ा 1-2 सेकंड 1-2 मिनट ज़्यादा उतना के समय के अंतराल में ही लिख लूँ, ठीक है। तो आप अभी से कोशिश कीजिए कि 400 शब्दों का निबंध बार बार लिखने की कोशिश कीजिएगा। इससे थोड़ा सा भी कम रहेगा तो चलेगा, लेकिन निबंध लिखते समय आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मैक्सिमम टाइम आपको अगर निबंध में देना है तो 15 मिनट ही देना है। उससे अधिक अगर आप टाइम दीजिएगा, सजा सजा के लिखने की कोशिश कीजिएगा तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। और आपका जो दूसरा मार्क्स वाला क्वेश्चन है वो सब भी छूट जाएगा। इसीलिए आप अभी से कोशिश कर दीजिए कि 400 शब्दों के अंदर हम लोग 15 मिनट में ही ये सब लिख दे। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। आप लोग समझ में आ गया होगा। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जानकारी है, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। जानकारी तो है लेकिन बहुत ज़्यादा जरूरी है। इन चीज़ों का आपको, इन जानकारी को आपके दिमाग में स्थायी रूप से संचित करके रखना है, मतलब दिमाग में घुसा देना है, ठीक है। जब भी निबंध लिखेंगे 400 शब्दों के अंदर ही लिखेंगे और 10 से 15 मिनट के अंदर ही सारा निबंध लिख देंगे। 4 गो क्वेश्चन आएगा, ठीक है, 4 गो ऑप्शन आएगा, उसमें से कोई एक टॉपिक पे हमको हिंदी में निबंध लिख देना है। तो इस बात को आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। थोड़ा हम लोग कहिए कहाँ है, इसको मिटा देते हैं। तो समझ में आया ना, हिंदी का सबसे बड़ा, समझ लो इतना बड़ा लड्डू है, 10 मार्क्स का लड्डू है, आज आप लोग को खिला देंगे। आपका ये जो लड्डू है इसको खा के आप लोग खुश हो जाइएगा, 10 मार्क्स का लड्डू, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग टॉपिक कौन चूज कर लिए। ये वाला टॉपिक को चुन लिए हैं कि 4 टॉपिक में समय का सदुपयोग पे ही हम लोग लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे। अब देखिए, निबंध लिखते समय 2-3 बातों को ध्यान में रखिएगा। निबंध का शीर्षक, ये तो आपको शीर्षक दिया ही रहेगा। शीर्षक मतलब समझते हैं, जैसे कोई चैप्टर का नाम होता है, ठीक है, तो उसी को उसका शीर्षक बोलते हैं। उसी प्रकार हम जिस विषय पे, जिस टॉपिक पे लिख रहे हैं उसका कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा, उसी को क्या बोलेंगे हम, शीर्षक बोलेंगे। मतलब आप किस टॉपिक पे निबंध लिख रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि हम किस टॉपिक पे निबंध लिखेंगे, समय का सदुपयोग। तो हमारे जो निबंध का शीर्षक रहेगा वो क्या रहेगा, समय का सदुपयोग। तो इसको यहाँ पे अच्छे से लिखिएगा। पहले निबंध लिखते समय स्टार्टिंग में जो आपका पेज दिया रहेगा, व्हाइट पेज, उसके बीच में ये लिखेगा अच्छा से बड़ा सा, क्या लिखेगा, समय का सदुपयोग, ब्लैक पेन से लिखेगा, ठीक है। लिखने के सजावट मतलब लिखना, उसको सजाना, इन सब चीज़ों पर भी ध्यान दीजिएगा। इन सब चीज़ों को भी आपको हम अभी सिखाएंगे, ठीक है, जिससे आपका निबंध हो अच्छा तो दिखे, ठीक है। पहले लिखेंगे तो अच्छा तो रहेगा लेकिन दिखने में भी सुंदर हो, जिससे क्या होगा, जो आपका एग्जामिनर है वो आकर्षित होगा और आपका फुल में फुल मार्क्स दे के ही जाएगा, ठीक है। जाएगा कहाँ, दे के ही जाएगा। तो स्टार्टिंग कैसे करना है, निबंध का स्टार्टिंग कैसे करना है, ठीक है। जैसे आपको कोई विषय दिया, जैसे हम बोले समय का सदुपयोग पे लिख, तो पहले आपको थोड़ा उसके बारे में प्रस्तावना या बोल सकते हैं परिभाषा या परिचय लिखना पड़ेगा। जैसे समय, समय के सदुपयोग मतलब समय का क्या अच्छा उपयोग, सदुपयोग मतलब अच्छा उपयोग है। तो समय का सदुपयोग कहते किसे है, उसकी परिभाषा क्या है, समय के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी देना पड़ेगा। किसी भी टॉपिक पे अगर आप निबंध लिखना चाहते हैं, ठीक है, जैसे हम बोले प्रदूषण के बारे में निबंध लिखो, तो पहला परिचय दीजिएगा। परिचय को परिभाषा भी बोल सकते हैं या प्रस्तावना भी बोल सकते हैं। ये पहले लिखिएगा परिभाषा या प्रस्तावना, जो भी लिखना है, ठीक है, उसको लिख के उसके बाद लिखिएगा। जो प्रदूषण पे अगर बोले तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रदूषण होता क्या है, उसके बारे में 3-4 पॉइंट में आपको पूरा निबंध खत्म कर देना है। तो पहले परिचय लिखेंगे या इसी को परिचय ना लिख के हम परिभाषा भी बोल सकते हैं या उसी को प्रस्तावना भी कहीं कहीं लिखा रहता है, ठीक है। तो हम इन चीज़ों को पहले लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम अगर शीर्षक हम चुने हैं क्या कि समय का सदुपयोग, तो हम परिचय लिख रहे हैं, उसके बाद लिखेंगे समय का सदुपयोग, माने समय का सदुपयोग जो निबंध आपका दिया गया है एक्चुअली में वो है क्या, उसको कहते क्या है, ठीक है। उन सब चीज़ों के बारे में लिखेंगे। उसके बाद उस विषय के बारे में, जो भी आपको विषय दिया है इसका भी डेमो देंगे। अभी ये चीज़ें थोड़ी समझ में नहीं आ रही, इसका भी डेमो देंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा, उसका आप चिंता मत कीजिए। विषय विस्तार, विषय विस्तार मतलब जिस विषय के बारे में आपको दिया गया है उसको डिटेल में लिखना है, उसके बारे में आप जो भी जानते हैं उसको डिटेल में यहाँ डिस्कशन करना है, ठीक है। डिटेल में क्या करना है, आपको डिस्कशन करना है। उसी चीज को बोलते हैं विषय विस्तार। विषय विस्तार बोलने का मतलब ही क्या है, उस विषय के बारे में डिटेल में जो जो आप जानते हैं उसको पॉइंट वाइज पॉइंट आपको लिखना है। पहला तो आपको परिभाषा लिखना है या परिभाषा या उस चीज के बारे में थोड़ा परिचय दे दीजिए या उसी को बोलते हैं प्रस्तावना। उसके बाद उस डिटेल के बाद उसके बारे में पूरा डिटेल में लिखना है। और लास्ट आपका जो ब्लैक से लिखिएगा हेडिंग आपका रहेगा उपसंहार। क्या, उपसंहार। ये होता क्या है, उपसंहार होता क्या है। तो आपको निबंध से क्या
शिक्षा मिला, आप निबंध पढ़कर किस निष्कर्ष पर पहुंचे, इसी चीज को लिखना होता है। ध्यान रखिएगा, उपसंहार में हमको लिखना क्या होता है, हमको जिस विषय पर निबंध दिया है इतना सारा हम निबंध लिख देंगे, लास्ट में हमको क्या लिखना पड़ेगा, उपसंहार लिखना पड़ेगा। तो उपसंहार में लिखते क्या है भैया, तो लिखते क्या, आपको जो वो टॉपिक दिया गया है बाबू, उसको पढ़ के आपको क्या शिक्षा मिली, आप किस निष्कर्ष पे पहुंचे, आपको मोरल क्या मिला, उस चीजों को ही थोड़ा सजा के यहाँ पे उपसंहार में लिख देते हैं। तो समझ में आ गया। पहले अगर निबंध का टॉपिक दिया रहेगा तो बाबू आप परिचय लिखिएगा, या उसी को परिभाषा बोलते हैं, प्रस्तावना बोलते हैं। उसके बाद थर्ड पे हम लोग का काम क्या रहेगा, विषय विस्तार, मतलब उस टॉपिक के बारे में डिटेल डिस्कशन करना। उसके बाद रहेगा उपसंहार। उपसंहार में हम जो भी टॉपिक के बारे में लिखे, अगर समय का सदुपयोग के बारे में लिखे तो समय के सदुपयोग का मतलब हम समझे क्या, हमको क्या अपने लिए, अपने जो लाइफ में है उसको क्या, उस चीज को उतारना चाहिए, नहीं उतारना चाहिए, ठीक है, समय का सदुपयोग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उचित होता है, नहीं होता है, इन सब चीजों, जो भी चीज हम समझे उसको यहाँ पे लिखे। अगर प्रदूषण टॉपिक दिया रहता है तो प्रदूषण क्या होता है, ये सब तो हम लोग पहले लिख चुके हैं। अब हम थोड़ा उसके बारे में लिखेंगे कि हाँ प्रदूषण बहुत खराब चीज है, इसको हम लोग को नहीं फैलाना चाहिए, इसको कम से कम करना चाहिए। इन सब चीजों के बारे में हम किस में लिखेंगे, उपसंहार में लिखेंगे। तो ये 3 टॉपिक, ठीक है, ये हम बताएं कि आपको लिखना कैसे, किस हिसाब से आगे बढ़ना है, ठीक है। इन 3 टॉपिक को आप लोग ध्यान रखिएगा, आपका जो निबंध होगा वो सबसे उत्तम होगा, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन को, कौन सा क्वेश्चन चुना था कि समय का सदुपयोग पे, ठीक है, समय का सदुपयोग पे क्या लिखे, एक निबंध लिखे, ठीक है, 10 मार्क्स का, और कम से कम 400 शब्दों से अधिक नहीं जाना चाहिए। तो उसी का हम लोग, ये जो जितना चीज आपको पढ़ा है हम समय का सदुपयोग में लिखेंगे, ठीक है, और उसी चीज को समझाएंगे कि उपसंहार कैसे लिखेंगे, परिचय कैसे लिखेंगे, इन सारी चीजों को हम समय का सदुपयोग में डेमो के माध्यम से आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग का निबंध है क्या, ठीक है। हाँ, अब क्या करना है आपको, देखिए अब आपको यहाँ पे बड़ा सा अच्छा सा ब्लैक से आपको जो पेपर दिया रहेगा, अब हम लोग आंसर लिखना स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है, आंसर लिखना स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। हम लोग का जो 4 को क्वेश्चन दिया है उसमें अपना एक क्वेश्चन हम लोग चुन लिए हैं। हम लोग इस टॉपिक पे लिखना चाहते हैं तो हम क्या किए, समय का सदुपयोग अच्छा से ब्लैक से, अच्छा से यहाँ पे बीचों बीच, पेज का बीचों बीच अच्छा से ब्लैक पेन से लिख देंगे। इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखेगा बाबू, आपका जो निबंध है सबसे उत्तम, सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, समय का सदुपयोग। अच्छा आप लोग बताएं, जब किसी खाना खाने में माने शादी बाड़ी में जाते हैं या किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको क्या देता है, वो एक मेन्यू देता है। मेन्यू में क्या होता है, जो जो वहाँ का खाना होता है, ठीक है, जो आप ऑर्डर करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें उसमें लिखा रहता है, अपनी इच्छा अनुसार उन सब चीज़ों को ऑर्डर करते हैं। तो अगर मेन्यू आपको पहले मिल जाता है तो आपको एक अंदाजा रहता है कि हमको क्या क्या खाना चाहिए, आपको सुविधा होता है, खाने में क्या होता है, सुविधा होता है। आप जिन जिन चीज़ों को उस वहाँ पर उस रेस्टोरेंट में खाने गए थे, अगर वो चीजें होगी, मेन्यू देखेंगे वो चीजें हैं तो आपको अच्छा लगे, आप आराम से उस रेस्टोरेंट में बैठ के खाइएगा। उसी प्रकार हम लोग को समझिए कि हम लोग का जो समय का सदुपयोग है उसका एक मेन्यू तैयार करना पड़ेगा। क्या तैयार करना पड़ेगा, मेन्यू तैयार करना पड़ेगा। मेन्यू मतलब होता क्या, रूपरेखा। हम समय, रूपरेखा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेन्यू बोलने का मतलब क्या है, रूपरेखा। रूपरेखा भैया होता क्या है, तो आप समय के सदुपयोग में क्या क्या चीजों को लिखना चाहते हैं, कौन कौन सा पॉइंट को लिखना चाहते हैं, ठीक है, उन सब चीजों का आप पहले यहाँ पे लिख दीजिए। आप समय का सदुपयोग जो निबंध लिख रहे हैं ना, आप समय का सदुपयोग जो निबंध लिख रहे हैं उसमें किन किन पॉइंट को आप नोटिस करवाना चाहते हैं, ठीक है, उन सारे पॉइंटों को यहाँ पे लिख दीजिएगा। जैसे हम लोग आगे यहाँ पे अगर इसको स्लाइड को चेंज करें, ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे। हाँ, जैसे हम लिखना चाहते हैं समय का सदुपयोग में समय होता क्या है, ठीक है, तो ये हम लोग का मेन टॉपिक है कि समय की परिभाषा हम यहाँ पे लिखे समय होता क्या है, तो हम इस चीज को पहले लिख देंगे, समय होता क्या है। उसके बाद समय सीमित है, हम समय का सदुपयोग में इन सारे टॉपिक को लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो हम पहला लिखना चाहते हैं समय का परिचय देना चाहते हैं, परिचय परिभाषा जो भी हो, हम उसको ऐसा नाम देते हैं समय क्या है। उसके बाद समय सीमित है, दूसरा पॉइंट ब्लैक से लिखना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद देखिए हम लिखना चाहते हैं समय का समय एक अमूल्य वस्तु के रूप में, ये भी एक पॉइंट की तरह हम लिखना चाहते हैं। ब्लैक से जितना भी चीज लिखे वो पॉइंट है, ठीक है, उसके अंदर हम बहुत सारी चीजों को लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर इधर देखें तो हम क्या लिखें, समय का क्या महत्व है हमारे जीवन में, ठीक है, समय का क्या महत्व है, इन सब चीजों के बारे में लिखना चाहता है। उसके बाद हम लिखना चाहते हैं छात्र जीवन में समय का क्या महत्व है, इस पॉइंट को लिखना चाहते हैं। उसके बाद
उसके बाद हम उपसंहार। तो ये देखिए, ये जितना भी ब्लैक से चीज लिखा हुआ था ये सब क्या है, मेन टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग विस्तार से बोले थे ना, विषय विस्तार मतलब मेन टॉपिक जो है, ठीक है, जो ब्लैक से लिखा हुआ है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो हेडलाइन बोलते हैं, ठीक है, जितना भी हेडलाइन होता है, ठीक है, इसको जो बोलते हैं आप लोग, ठीक है, हेडलाइन, इन सारे हेडलाइन को आपको क्या करना है, रूपरेखा में आपको पहले ही लिख देना, जैसे हम लोग पीछे करके इसको देख सकते हैं, ठीक है, रूपरेखा। हाँ, तो हम क्या बोले, समय, हम पहला क्या, किस चीज के बारे में जानकारी देना चाहते हैं कि समय क्या है, तो समय क्या है, रूपरेखा। पहले बात तो उसको रूपरेखा को अच्छे से ब्लू पेन से लिखेगा, किस पेन से लिखेगा, ब्लू पेन से लिखेगा, या फिर इसको भी ब्लैक से लिख लीजिए, इसको भी किससे लिख लीजिए, ब्लैक से पेन से। पहला बात तो इसको ब्लैक पेन से, अच्छा व्हाइट पेपर में यहाँ से आपका निबंध लिखना स्टार्ट हो गया, ठीक है, इसको ब्लैक पेन से लिखना है, फिर रूपरेखा वो किससे लिखना है, ब्लैक पेन से। उसके बाद अब जितना मेन टॉपिक को लिखना चाहते हैं ना, उन सारे टॉपिक को पहले यहाँ पे लिख दीजिए कि आप समय का सदुपयोग में कौन कौन से टॉपिक के माध्यम से समय के सदुपयोग पर निबंध लिखना चाहते हो, मेन टॉपिक जिसको हेडलाइन बोलते हैं, उस सारे हेडलाइन को आप यहाँ पे लिख दीजिए। ध्यान रखिएगा, इस सारे हेडलाइन को आप लिखेगा तो आप पेंसिल से लिखिएगा, किससे लिखेगा, पेंसिल से लिखेगा, ठीक है। इन सारे हेडलाइन जो बोले जिसके विषय में हम आगे जानकारी विस्तार रूप में देंगे, उन सारी चीजों को किससे लिखेंगे, पेंसिल से लिखेगा। ध्यान रखिएगा मेरे बात को, किससे लिखेगा, पेंसिल से लिखेगा, ठीक है। आपको किसी भी गाइड, किसी भी पुस्तक में इस तरीके से लिखने नहीं बताया होगा, ठीक है, इसीलिए हम बता रहे हैं। अगर अच्छा मार्क्स लाना है तो इस तरीके का थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। दुनिया से जब हट के चलोगे तभी तुमको क्या होगा, तुम्हारी एक अलग पहचान बनेगी। उसी प्रकार तुम अगर अपने क्लास में सबसे सर्वश्रेष्ठ मार्क्स लाना चाहते हो, अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो, ठीक है, तो सब बच्चों से हट कर तुम्हें कुछ करना ही होगा। उसी प्रकार तुमको अगर निबंध में सबसे अच्छा 10 में 10 पाना है, तुमको इस तरीके से निबंध लिखना ही होगा। पहले हम क्या लिखेंगे, ब्लैक पेन से अच्छा से इसका क्या देंगे, हेडिंग देंगे, जिसको शीर्षक बोलते हैं। उसके बाद जितना भी टॉपिक, मेन टॉपिक को हम लिखना चाहते हैं, पॉइंट वाइज उन सारे को यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, रूपरेखा बोल के इसको अच्छे से ब्लैक से लिखेगा। उसके बाद इन सारे टॉपिक को लिखना चाहेंगे उसको आप पेंसिल से लिख दीजिएगा। इससे आपको रूपरेखा लिखने से फायदा क्या होगा, तो पहली बात तो रूपरेखा आप पहले अगर लिख दीजिएगा तो आपको याद रहेगा कि हमको समय का सदुपयोग में कौन सा टॉपिक पहले लिखना है। जैसे समय क्या है, दिमाग में तो हम लोग जब निबंध लिखते हैं तो ये सब चीजें नहीं होती, तो हम लोग को दिमाग में जो टॉपिक आता है उसको लिखते जाते हैं, लेकिन एक अच्छे तरीके से लिखना, ठीक है, जिसमें हम लोग का बहुत ज्यादा टाइम भी जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम समय का सदुपयोग में 1 मिनट सोच लेंगे क्या क्या इस टॉपिक के बारे में लिखना है, ठीक है, उन सारे टॉपिक को पहले ये लिख लेंगे। इससे हमको एक आइडिया भी मिल जाएगी कि अगर हम समय क्या है ये लिख दिए है तो उसके बाद हमको लिखना है सीमित समय, ठीक है, इस टॉपिक के बारे में लिखना है। उसके बाद हमको लिखना है समय एक अमूल्य वस्तु, मतलब जो भी आप टॉपिक के बारे में जैसे भी आप समझाना चाहते हैं हेडिंग के माध्यम से, उन सारे हेडिंग को पहले लिख दीजिएगा। इससे आपको सीरियल बाय याद रहेगा कि किस टॉपिक को किसके बाद लिखना है, इससे आपको लिखने में भी सुविधा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हुआ, देखिए आपको बोले थे 3 चीज, तो ये हम लोग का परिभाषा के अंदर हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक हम लोग का क्या हो जाएगा, विषय विस्तार हो जाएगा, और लास्ट में क्या होगा, उपसंहार हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या होगा, इसको ब्लैक से लिखना है, इन सारी चीजों को पेंसिल से लिखना है, ठीक है। अब मेन टॉपिक जो लिखना है, ठीक है, वहाँ उसके अंतर्गत आता है। तो हम यहाँ पे रूपरेखा में देख के लिखेंगे। हम रूपरेखा में पहला क्या लिखना चाहते हैं कि समय क्या होता है, यहाँ पे यही लिखे ना पहला टॉपिक कि समय क्या है। तो हम निबंध जो लिखना स्टार्ट करेंगे वो क्या लिखेंगे, समय क्या है, यहीं से हमारा निबंध मैंने लिखना स्टार्ट करेंगे। तो आपको जिस टॉपिक के बारे में लिखा गया है, जिस टॉपिक के बारे में लिखने दिया गया है, उसके बारे में यहाँ थोड़ा सा आपको उसकी परिभाषा, अगर उसकी परिभाषा है तो उसको परिभाषित करना, उसका थोड़ा फिजिकल मीनिंग आपको बताना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे अगर समय का सदुपयोग टॉपिक को चुने तो हमको पहले बताना पड़ेगा समय होता क्या है। तो 2 घटनाओं के मध्य के अंतराल को समय कहते हैं, ठीक है। 2 घटनाओं मतलब 2 काम हो रहा है, दोनों काम में कितना गैप है, ठीक है, 1 घंटा बाद हो सके कोई काम हुआ है, तो जो गैप है उसी गैप को, उसी अंतराल को, अंतराल मतलब गैप को हम क्या कहते हैं, समय कहते हैं। ये साइंस विज्ञान के अनुसार समय की परिभाषा है, ठीक है। तो उसी परिभाषा को हम लोग यहाँ पे लिख दी है। उसके बाद क्या लिखेंगे, मानव जीवन नदी के धारा के समान होता है। जिस तरह नदी की धारा ऊंची नीची भूमि को पार करती हुई लगातार आगे बढ़ती है, उसी प्रकार जीवन की धारा भी सुख दुख रूपी जीवन के अनेक संघर्षों को सहते हुए आगे बढ़ता है। जो भागते हुए समय की मांग को समझ लेता है और उसे पूरा करता है, वह इन संघर्षों पर विजय प्राप्त करता है, और जो समय के मांग को पूरा नहीं कर पाता वह जीवन के संघर्षों में विफल हो जाता है। इसलिए समय रहते ही समय के मांग को पूरा कर देना चाहिए। तो हम यहाँ पे टॉपिक के बारे में अपना जो समय का सदुपयोग है, ठीक है,
अब इसको तुम लोग याद करने मत जाना, अपने तरीके से उस टॉपिक के बारे में रिसर्च कर। एक तो हम डेमो दिए ना बाबू, अपने तरीके से उस टॉपिक के बारे में रिसर्च करके अच्छे से लिखना है। जैसा हम यहाँ पे लिखे, अगर ये प्रदूषण पे होता है तो प्रदूषण क्या है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे आपको जानकारी दे देना चाहिए। अगर किसी तीसरे टॉपिक के विषय में रहता तो वो क्या है, उसके पहले उसके लोग उसको जानते कैसे है, ठीक है, उसकी परिभाषा क्या है, उस टॉपिक से शुरुआत आपको निबंध लिखने का करना है। तो यहाँ पे जैसे सारे पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया कि समय का सदुपयोग के बारे में बताना है तो पहले हमको बताना पड़ेगा समय है क्या, ठीक है। या किसी भी विषय के बारे में अगर आपको बताना है, निबंध लिखना है, तो उस विषय के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देनी ही पड़ेगी। जैसा हम यहाँ पे बोले, दो घटनाओं के मध्य के अंतराल को समय कहते हैं। मानव जीवन नदी के धारा के समान होता है, ठीक है। जिस तरह नदी की धारा कभी ऊपर कभी नीचे होता रहता है, उसी प्रकार मनुष्य का जो जीवन है उसमें कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी सुख आता है, कभी दुख, ऐसे आते रहता है, ठीक है। इन और हमारे जो मनुष्य है, मनुष्य के जीवन में विभिन्न प्रकार के संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन अगर समझ लो अभी का 10 क्लास का अगर तुम्हारा हम बात करें तो अभी जो समय है, ये समय क्या चाहता है कि 10 क्लास में तुम अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, अपना जो भी कार्य है उस कार्य को पूरा करो। मतलब हम बोल सकते हैं अभी तुमसे समय की मांग क्या है कि तुम अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो। अगर तुम उस समय के मांग को अच्छा से समझ लिया कि अभी समय चाहता है, ये जो मौका है वो चाहता है कि हम अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें, ठीक है, तो हम अगर उस समय का सदुपयोग के मतलब अच्छा उपयोग करें, जो समय मांग रहा है, हमसे मांग रहा है, समय हमसे बोल रहा है कि बाबू 10 क्लास का एग्जाम आने वाला है, तुम पढ़ाई करो, तो अगर हम उस समय का सदुपयोग करें, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें, तो हम अपने जीवन के जो संघर्ष है, ठीक है, जो कठिनाई है, परेशानी, उसको पार कर सकते हैं, उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और जो बच्चा इस समय की मांग को समझ नहीं पाएगा, वो क्या होगा, जीवन के संघर्षों कठिनाइयों से संघर्षों से क्या हो जाएगा, विफल हो जाएगा, हार जाएगा, उसका जीवन क्या हो जाएगा, हताश निराश हो जाएगा। तो इसी सब चीज़ों को यहाँ पे हम लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद हम समय के सदुपयोग के बारे में बताना तो चाहते हैं, लेकिन दूसरा टॉपिक हम बताना चाहते हैं कि समय क्या है, सीमित है। ये तो परिभाषा हो गया। उसके बाद विषय विस्तार, जो बोले थे विषय विस्तार मतलब उस विषय के बारे में डिटेल डिस्कशन करना है। तो दूसरा पॉइंट हम क्या दिए हैं, समय सीमित है। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, भगवान ने सभी मनुष्य को, सीमित मतलब जानते हैं तो लिमिट है, लिमिटेड है, ठीक है। भगवान ने सभी मनुष्य को एक निश्चित उद्देश्य और समय के साथ पृथ्वी पर भेजा है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में नपा तोला समय होता है। भगवान, ठीक है, ये यहाँ तक पहले समझते हैं, ठीक है। आपको जैसे पता, अगर हम पृथ्वी पे जन्म लिए हैं तो भगवान ने पहले ही मेरे जो नसीब है, मेरा जो तकदीर है, उसमें लिख दिया है कि ये जो आदमी है ये वहाँ पर जाके 60 साल 70 साल जिएगा। तो क्या हम 60 या 70 से अधिक साल जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। मतलब हम बोल सकते हैं मेरे लिए जब हम जन्म लिए होते उससे 70 साल का ही समय क्या है, समय सीमित है, मतलब उतना ही मेरे लिए जीने का लिमिट है। उससे अधिक तो हम सोचेंगे 1 सेकेंड में जी ले, तो ऐसा नहीं है। उसी प्रकार प्रत्येक जीव जंतु, छोटा से छोटा चींटी से लेकर बड़ा से बड़ा आपका जो भी जानवर है, ठीक है, हाथी है, ठीक है, या हम मनुष्य बोल सकते हैं, इन सब के लिए एक समय सीमित कर चुके हैं भगवान ने पहले कि ये जीव वहाँ पे जाएगा, पृथ्वी लोक पे जाएगा और इतना साल तक जिएगा, उसी को बोलेंगे उसका समय सीमित है। मतलब हर मनुष्य के लिए, चाहे वो आपके लिए, चाहे वो हमारे लिए, चाहे हमारे पेरेंट्स के लिए, सबके लिए एक समय सीमित किया गया है। उतना ही समय में उनको क्या करना है, अपना सारा कामकाज करना है, ठीक है, सब कुछ अपना करके फिर भगवान के पास चला जाना। इसीलिए बोला गया है समय क्या है, सीमित है। भगवान ने हमें जितना समय दिया है उसमें एक भी पल की बढ़ोतरी, मतलब ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं काट दिए हैं, ठीक है। ओरिजिनल क्या होगा, भगवान ने हमें जितना समय दिया उसमें एक भी पल की बढ़ोतरी होना असंभव है, ठीक है। ये तो आप लोग को पता है। अगर भगवान ने आपको 70 साल दिया तो आप 70 साल ही जिएंगे, अगर 80 साल दिए हैं तो 80 साल जिएंगे। अगर भगवान ने आपको 1 मिनट के लिए जन्म दिया है तो 1 मिनट ही आप जिएंगे, दूसरा सेकेंड आपकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। इसलिए बोला गया 1 सेकेंड भी आप उस समय को बढ़ा नहीं सकते। अतः हमें इस समय का सदुपयोग करना चाहिए, जिससे हमें निर्बल से सबल, मूर्ख से बुद्धिमान, निर्धन से धनी बन सकते हैं। समय के महत्व को समझाते हुए एक कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कहने का अर्थ यह है कि सीमित समय के बीत जाने के बाद पछताने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अगर आप समय का सदुपयोग करते हैं और आप अगर पढ़ने लिखने में बहुत माने उतना इंटेलिजेंट नहीं है, उतने मूर्ख समझ लीजिए, आप अगर मूर्ख है लेकिन आप अपने समय का सदुपयोग करते हैं, 8 घंटा 9 घंटा 12 घंटा आप मेहनत करते हैं, तो आप क्या हो जाएंगे, मूर्ख से बुद्धिमान हो सकते हैं। मूर्ख से क्या हो सकते हैं, बुद्धिमान हो सकते हैं। कब हो सकते हैं, जब अपने समय का सदुपयोग करेंगे, ठीक है, अच्छा उपयोग करेंगे। ये नहीं कि हम पढ़ने लिखने में मूर्ख है, भूतर है, ठीक है, हम अपना आधा घंटा मैंने जो भी है अपना समय 12-13 घंटा दिन में जो भी मिलता है सब वीडियो गेम खेलने
या इधर उधर के काम में लगाते हो तो आप मूर्ख ही रह जाइएगा। लेकिन आप अपने जो लिमिटेड समय, जो भगवान आपको समय दिया है, उस समय का आप सदुपयोग करते हैं, अपना पढ़ाई लिखाई में कार्य करते हैं, तो आप क्या बन सकते हैं? मूर्ख से बुद्धिमान बन सकते हैं, निर्धन से धनी बन सकते हैं। निर्धन मतलब अगर आप गरीब हैं, आप अपने जो समय आपको दिया गया उस समय पर आप अगर मेहनत करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तो एक समय आएगा जिससे निर्धन से आप धनी भी बन सकते हैं। ये कब होगा? जब अपने समय का सदुपयोग करेंगे, ठीक है। निर्बल से सबल मतलब आप अगर कमजोर है तो आप ताकतवर भी बन सकते हैं। ये सब कब होगा? जब आपको जितना समय दिया गया है उस समय का सदुपयोग करेंगे, ठीक है। और समय के महत्व को समझाते हुए एक कहावत भी, एक बहुत अच्छी कहावत भी है, क्या? अब पछताएत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मतलब कहने का अर्थ यह है कि सीमित समय के बीत जाने के बाद पछताने का कोई फायदा नहीं है। मतलब आप एग्जाम्पल के माध्यम से अगर समझाना चाहे तो बाबू अभी तुम्हारे एग्जाम का समझ लो 4-5 महीना है, ठीक है, ये लिमिटेड समय है। 5 महीना बाद फिक्स है कि एग्जाम होगा या 4 महीना बाद फिक्स है कि एग्जाम होगा। क्या 4 महीना बाद तुम सोचेगा कि 2 महीना और हमको मिल जाता, तो ऐसा होने वाला है? नहीं, 4 महीना बाद ही तुम्हारा एग्जाम होगा। तो अभी तुमको माध्यमिक के लिए प्रिपेयर करने के लिए कितने महीने बचे? 4 महीने बचे। तीसरी को बोलेंगे सीमित समय। अगर तुम इस सीमित समय का सदुपयोग करता है तो तुम्हारे लिए क्या होगा? फायदा होगा, तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। अगर ये समय बीत जाएगा, जो सीमित समय गया है वो बीत गया, तुम 4 महीना तक कुछ नहीं पढ़ा, तो एग्जाम हॉल में जाके, ठीक है, तुमको क्या करना पड़ेगा? पछताना पड़ेगा। इसीलिए बोला गया है अब पछताएत होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। मतलब जो तुमको लिमिटेड समय, सीमित समय मतलब 4 महीना दिया गया था, उसमें तुम अगर प्रिपरेशन नहीं किया तो 4 महीना बीत जाने के बाद अब पछताने का कोई फायदा है नहीं, ठीक है। इसीलिए तुम लोग भी क्या करो? पढ़ाई लिखाई पे अपना ध्यान दो। यहाँ पे देख सकते हो हम अपना निबंध को एक अच्छा बनाने के लिए, ठीक है, विभिन्न प्रकार के कहावत का प्रयोग किए। जैसे ये अब पछताएत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इस पर तुम भी अपने निबंध में जो भी निबंध लिखो, अगर उस निबंध से आधारित कोई कविता है, 2-3 लाइन का, पूरा कविता नहीं, 2-3 लाइन का कविता का एक पंक्ति भी लिख सकते हो, या फिर कोई मुहावरा है या कहावत है, तो उन सब चीज़ों को भी लिख सकते हो जो अगर उस टॉपिक से रिलेटेड हो तब, ठीक है। इस ब्लैक से अच्छे से यहाँ बीच में लिख सकते हो, जिससे तुम्हारा निबंध क्या होगा? एक बहुत अच्छा सुंदर दिखने को लगेगा। जैसे हम यहाँ पर प्रयोग किए हैं, तो इस डेमो के आधार पर तुम लोग क्या करना, अपना जो निबंध है अगले बार से ट्राई करना। हम 2-3 डेमो अभी और दिखाएंगे जिससे तुम्हारा और परफेक्ट हो जाए। लेकिन यहाँ समझ सकते हो ना, हम इस समय सीमित है, इसको समझाने के लिए एक बहुत प्रचलित कहावत का भी प्रयोग कर चुके हैं, यहाँ पे लिख दिए हैं। उस कहावत का मतलब भी थोड़ा सा समझा दिए। इससे अगर कोई भी अगर एग्जामिनर इस निबंध को पढ़ेंगे तो उसको सबसे अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि वो देखे कहावत भी देखेगा तो बच्चा को इस निबंध के बारे में, इस समय के सदुपयोग के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी है, तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। तो आप अगर प्रयोग करना चाहते हैं तो यहाँ पे कोई कविता का 2-3 पंक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, कोई कहावत का प्रयोग कर सकते हैं, कोई अच्छा अगर मुहावरा है तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं समय के सदुपयोग को समझाने के लिए। उसके बाद हम रूपरेखा में लिखे थे, हम लोग का जो तीसरा पॉइंट था वो क्या था? समय एक अमूल्य वस्तु। अमूल्य मतलब जानते हैं जिसकी कोई कीमत लगाई ना जा सके, जिसकी कोई कीमत, मूल्य मतलब तो पता है कीमत, अमूल्य कीमत, ठीक है। मूल्य मतलब क्या होता है? कीमत। अमूल्य मतलब जिसकी कोई कीमत ना हो। तो हम समझाना चाहते हैं कि समय क्या है? एक अमूल्य वस्तु है। समय क्या है? एक अमूल्य वस्तु है। इस पॉइंट को आप लोग ब्लैक से अच्छे से लिखिएगा, जैसे लिखा है। जिस पॉइंट को रूपरेखा में जितना भी पॉइंट लिखे उसको अच्छे से ब्लैक से लिखेगा, उसके बाद एक लाइन ऐसे पाएगा, उसके बाद जितना भी चीज़ है उसको ब्लू से लिखेगा, जिससे आपका निबंध भी देखने में भी अच्छा हो। लिखने में भी तो अच्छा है ही, पढ़ने में तो अच्छा है, लेकिन ये देखने में भी अच्छा लगेगा। इस तरीके से आप लिखिएगा। भैया इतना चीज़ लिखना है, इतना चीज़ों का ध्यान देना है, 15 मिनट में हो जाएगा क्या? हाँ, 15 मिनट में हो जाएगा अगर आप प्रैक्टिस किए तो। अगर आप अपने समय का सदुपयोग किए, ये जो 4 महीना आपको दिया गया है उसमें हम आपको बहुत सारा निबंध का टॉपिक देंगे लिखने के लिए। अगर उस टॉपिक को आप लिखे, बार बार प्रैक्टिस किए, तो ये सारी चीज़ें संभव है, पॉसिबल है। आप अच्छे से लिख सकते हो, वहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे आपको 10 मार्क्स कन्फर्म मिलेगा। तो समय क्या है? एक अमूल्य वस्तु के रूप में, ठीक है। तो इस टॉपिक के बारे में हम लिखना चाहते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है? समय दुनिया की सबसे अमूल्य वस्तु है, या किसी धन जैसे सोना चांदी हीरे मोती से कीमती है। दुनिया के अमीर से अमीर व्यक्ति भी बीते हुए समय का एक पल भी खरीद नहीं सकता, इसलिए इसे दुनिया का सबसे अमूल्य वस्तु कहा गया है। आप सुनिए, दुनिया का कोई भी हीरा हो, मोती हो, चांदी हो, उसको क्या कर सकता है? बहुत ज़्यादा अमीर व्यक्ति रहेगा तो उसको खरीद सकता है, ठीक है, उसको खरीद के अपने पास रख सकता है। लेकिन दुनिया का सबसे अमीर आदमी, जिसके पास दुनिया की बहुत सारी संपत्ति है, धन दौलत है, वो भी क्या अभी जो आज का जो तारीख चल रहा है, ये तारीख अगर बीत गया, ये समय बीत गया, तो क्या किसी को पैसा देके वो वापस ला सकता है? नहीं ला सकता है। एक क्षण, एक पल जो अभी बीत गया, जितना हम बोल दिए ना, फिर जाके उसको वापस नहीं ला सकता। तो इसी को तो अमूल्य बोलते हैं ना। जिन चीज़ों
चीज़ों का हम दाम ना लगा सकते, जिस चीज़ों का हम कीमत ना लगा सकते हैं, उन चीज़ों को हम क्या बोलेंगे? अमूल्य बोलेंगे। इसीलिए समय को क्या बोला गया है? अमूल्य बोला गया, मतलब जिसकी कोई कीमत लगाई ना जा सके। समझ गए? आप सब चीज़ खरीद सकते हैं, दुनिया की हर चीज़ खरीद सकते हैं, लेकिन एक क्षण जो बीत गया है उसको आप कभी खरीद नहीं सकते, इसलिए इसे क्या बोला गया? अमूल्य हो गया है। भगवान ने बिना किसी भेदभाव के यह अमूल्य वस्तु हमें समान रूप से बांटी, अतः हमें इस अमूल्य समय का उपयोग अपने और अपने समाज के कल्याण में खर्च करना चाहिए। समय के मूल्य को समझाते हुए अंग्रेजी में एक कहावत है, बहुत प्रचलित है, टाइम इज मनी, अर्थात समय ही धन है। अच्छा तुम बताओ, जितना भी चीज़ है, ठीक है, भगवान ने जितनी भी चीज़ों को, ये सब सारी चीज़ें क्या है? भगवान ने हमें दी है। जितनी भी चीज़ें भगवान ने बांटी है, ठीक है, जैसे हवा बोलो या फिर धूप बोलो, ठीक है, तो कहीं कहीं देखना धूप बहुत ज़्यादा है, कहीं कहीं बर्फीला इलाका है, तो ये क्या हुआ? थोड़ा अंतर आ जाता है, भौगोलिक अंतर आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ बोल सकते हैं अंतर है। लेकिन एक समय ही एक ऐसा चीज़ है जो दुनिया में बिना किसी भेदभाव के, जैसे भेदभाव भगवान ने किसी को गोरा, किसी को काला, किसी को मोटा, किसी को पतला, किसी को अमीर, किसी को गरीब बनाया है, ठीक है, ये थोड़ा अंतर आ जाता है। लेकिन समय एक ऐसा चीज है जिसको दुनिया में भगवान ने सबको बराबर बांटा है। अमीर से अमीर आदमी को भी एक दिन में 24 घंटा मिलता है, अगर इंडिया का बात करें, गरीब से गरीब आदमी को भी एक दिन में 24 घंटा मिलता है, ठीक है, गोरा से गोरा आदमी को भी एक दिन में 24 घंटा मिलता है, और जो थोड़े ए है, ठीक है, उनको भी एक दिन में कितना मिलता है? 24 घंटा ही मिलता है। मतलब इस चीज़ को जो सबसे अमूल्य है, जिसकी कोई कीमत ना है, उस चीज़ को भगवान ने क्या किया है? सबको सामान्य रूप से बांटा है। अब यह हम पे निर्भर करता है कि हम उसका किस प्रकार से प्रयोग करें, उस जो समय दिया गया उसका किस प्रकार से प्रयोग करें। अब इस पर अच्छा, अगर उसका अच्छा उपयोग करेंगे तो हमारे लिए भी लाभदायक है, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए भी वो क्या होगा? लाभदायक होगा। इसलिए यहाँ पे एक कहावत भी हम लिख दिए हैं कि टाइम इज मनी, अर्थात समय ही धन है। तो भैया इंग्लिश का भी प्रयोग कर सकते हैं, हाँ, ये इंग्लिश का भी, अगर इंग्लिश में कहावत है तो उसका इंग्लिश में भी प्रयोग कर सकते हैं, और उसका हिंदी मतलब भी आपको बगल में लिख देना पड़ेगा। तो हम समय एक अमूल्य वस्तु है, इस चीज को समझाने के लिए एक और कहावत का प्रयोग कर सके, क्या? टाइम इज मनी, अर्थात समय ही धन है। अगर आपके पास समय है तो आपके पास क्या है? धन ही धन है। अगर समय का सदुपयोग करते हैं तो आपको धन ही धन प्राप्त होगा। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आया किस तरीके से बढ़ना है, ठीक है। हो सके आपको ये चीज़ें थोड़ी बड़ी लगे, थोड़ी अजीब लगे, पहली बार कर रहे हैं तो हो सके इतना पॉइंट आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन इस तरीके से ही आप लिखेगा तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। इसको चेंज करते हैं। अब हम तीसरा जो हम लोग का जो चौथा पॉइंट है, जो चौथा में रूपरेखा में लिखे थे, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। जो चाल लिख रहे हैं वो आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है, आप वहाँ पे मत लिखिएगा ऐसे, ठीक है। हम यहाँ पे लिख दिए ऐसे। समय का महत्व, हम चौथा पॉइंट में समझाना चाहते हैं समय का क्या महत्व होता है, इंपॉर्टेंस क्या होता है समय का। तो इतना चीज़ों पढ़ के तो आपको पता चल गया होगा, इसलिए थोड़ा सा हम कहावत वहावत के माध्यम से समझा सकते हैं, ठीक है। समय रहते ही अपने काम को खत्म कर लेना समय का सदुपयोग कहलाता है। वो समय है, अगर तुम्हारे पास समय है तो तुम क्या कर लो, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ लो, अपना होमवर्क कर लो, ठीक है, अगर तुम्हारे पास समय है तो। समय ही रहते किसी भी काम को, ये नहीं कि पढ़ाई से रिलेटेड किसी भी काम को, अगर तुमको बाजार से कुछ लाना है तो ये नहीं कि जाएंगे, ऐसा नहीं। समय है तुम्हारे पास, आधा घंटा है तो बाजार से जाओ, खरीद के लेकर आओ, इसी चीज़ को बोलते हैं समय का सदुपयोग। मतलब समय रहते ही भी जो भी हमारा काम है उस काम को अगर हम कंप्लीट कर ले, पूरा कर ले, तो वो क्या कहलाएगा बाबू, समय का सदुपयोग। सदुपयोग मतलब अच्छा उपयोग। अगर समय पर कोई काम नहीं हो जाए तो उसका फल हमें आने वाले समय में भोगना पड़ता है। जैसा हम यहाँ पे समझाना चाहते हैं समय का क्या महत्व होता है। अगर समय पे तुम किसी काम को नहीं करोगे तो उसका जो फल है, रिजल्ट है, वो तुम्हें आने वाले समय में भोगना पड़ेगा। सिंपल सा एग्जाम्पल के माध्यम से अगर समझाना चाहे तो बाबू, ये जो 4-5 महीना है तुम्हारे पास, अगर इस समय का तुम सदुपयोग नहीं करता, पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, तो इसका रिजल्ट तुमको भोगना पड़ेगा। तुम्हारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तुम्हारी बदनामी होगी। इसलिए समय का क्या करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। अगर समय का सदुपयोग नहीं किया, अच्छा यूज नहीं किए, टीवी देखने, मोबाइल गेम खेलने या वीडियो देखने, ठीक है, गाना सुनने, इन सब चीज़ों में अगर समय का व्यर्थ उपयोग कर दिया तो वो जो समय है उसका प्रभाव तुमको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। जितना भी दुरुपयोग किया है समय का वो तुम्हारे रिजल्ट पे मिलेगा। रिजल्ट क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। इसलिए अभी भी टाइम है, समय का सदुपयोग करना स्टार्ट कर दो। अगर कोई व्यक्ति चाहे तो समय का उपयोग कर रंग से राजा मतलब समय का सदुपयोग कर रंग मतलब गरीब से अमीर मतलब रंग से राजा बन सकता है। ये थोड़ा हम कहावत के रूप में प्रयोग किए हैं, आप लोग उसको मैंने अच्छे से देखे। रंग से राजा, यहाँ पे
पे अमीर से गरीब भी लिख सकते थे, लेकिन ये सब चीज़ें लिखने में पढ़ने में थोड़ी अच्छी लगती है, लगेगा उसको जो भी एग्जामिनर है उनको लगेगा इसको साहित्य का मतलब हिंदी का बहुत ज़्यादा ज्ञान है, यही चीज़ें तो हमको दिखाना है, जो मेरे को पता है हिंदी साहित्य के बारे में उन सब चीज़ों के बारे में तो यहाँ लिखना है। इसलिए सारी चीज़ें एक एक पॉइंट आपको क्या करना पड़ेगा, नोटिस करना पड़ेगा। भैया आपको तो इतना सारा पता है, आप लिख दिए, हम कैसे लिखेंगे? आप भी लिख पाएगा अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो। हम एक एक चीज़ बताएंगे, अभी तो डेमो दे रहे, एक एक चीज़ बताएंगे आपको कैसे लिखना है, कैसे गाइड करना है, तो उसका आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। मूर्ख से बुद्धिमान बन सकता है, और जो व्यक्ति इस समय का सदुपयोग नहीं करता है, जो इस समय के महत्व को नहीं समझता है, वह अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता है। इसलिए समय का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है, यह हमें आसमान की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है और यही हमें पाताल की गहराइयों तक ले जा सकता है। तुम ही बोलो, जो व्यक्ति समय का सदुपयोग को नहीं समझेगा वो क्या होगा, वो पाताल की गहराइयों में चल जाएगा, मतलब उसका दुनिया में कोई नामो निशान नहीं होगा, कोई उसको इज्जत नहीं देगा। समझ सकते हो? समझ लो, अगर छोटा सिंपल सा एग्जांपल दे, एक घर में दो भाई है, एक घर में क्या है, दो भाई है। एक भाई क्या है, पूरा आपने 4 महीना एग्जाम, बोर्ड का एग्जाम में 4 महीना बचा, एक भाई बहुत ज़्यादा मेहनत किया, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा, अपना समय का सदुपयोग किया, ठीक है। तो क्या होगा, उसका जब रिजल्ट आएगा तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, पूरा घर में उसका इज्जत होगा, आस पड़ोस के लोग उसको इज्जत करेंगे, ठीक है। और दूसरा भाई अपना समय का दुरुपयोग किया, खेला कूदा, टीवी देखा, मोबाइल देखा, गाना सुना, वीडियो देखा, आलतू फालतू काम किया, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं दिया, उसका जब रिजल्ट आएगा तो क्या होगा, उसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा खराब आएगा। ये तो चमत्कार तो होने वाला है नहीं, अगर तुम समय का सदुपयोग नहीं करेगा तो तुम्हारा रिजल्ट क्या होगा, खराब ही होगा। तो रिजल्ट खराब हो जाएगा। तो सोचो, एक भाई जो समय का सदुपयोग किया वो क्या होगा, बुलंदी आसमान पे छू जाएगा, उसका पूरा आसपास के पड़ोस वाले लोग, पूरे परिवार में, पूरे रिश्तेदार में उसका क्या होगा, चर्चा होगा, वो आसमान पे चल जाएगा। और दूसरा भाई कहाँ चल जाएगा, पाताल में चल जाएगा। तो ये जो डिफरेंस आया, अंतर आया, किसके कारण आया, समय के सदुपयोग के कारण, क्योंकि ये वाला भाई समय का अच्छा उपयोग किया, सदुपयोग किया, ठीक है, राइट टाइम में अपना सब कुछ काम कर लिया। और दूसरा भाई समय का दुरुपयोग का मतलब समय का अच्छा उपयोग नहीं किया, आलतू फालतू कामों में इसका दुरुपयोग किया, इसलिए दूसरा भाई कहाँ गया, खो गया, ये बदनाम हो गया, ठीक है। और इस भाई का क्या हुआ, सम्मान, इज्जत, ठीक है, मान सम्मान जितना भी चीज़ है इस भाई को मिल गया, क्योंकि इसने समय का सदुपयोग किया। इस भाई को कुछ मिला नहीं, ऊपर से बदनामी मिला, बेइज्जती हुआ इसका अलग से, ठीक है। इसीलिए यहाँ बोला गया है, जो समय का महत्व को समझता है, उसका सदुपयोग करता है, वो आसमान की ऊंचाइयों को छू देता है। आसमान की ऊंचाइयों को छूना मतलब ये नहीं आसमान को जाके चल, आसमान की ऊंचाइयों को छूना एक कहावत है, इसका मतलब आप बुलंदी होगा, आपका पूरे संसार में, पूरे समाज में आपका क्या होगा, प्रशंसा होगा, इज्जत होगा, मान सम्मान मिलेगा। और पाताल की गहराइयों को छू देना मतलब आपका मान सम्मान इज्जत नहीं होगा, क्योंकि आपने जो समय था उसका दुरुपयोग किया है, ठीक है। छात्र जीवन में समय का महत्व। अब तीसरा, जो अगर आप छात्र हैं, ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस चीज़ को आपको लिखना ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर ने, हमारा जो एग्जामिनर है, ठीक है, इस क्वेश्चन का देने का मतलब ही क्या है कि वो बताना चाहता है कि हमारे जीवन में, सबके जीवन में तो है, हमारे मम्मी, हमारे पापा, हमारे रिश्तेदार, सबके जीवन में समय का महत्व है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस अगर समय का सदुपयोग का है तो वो क्या है, छात्र के जीवन में, मतलब हमारे तुम्हारे जैसे बच्चों के जीवन में ही समय का सदुपयोग है। तो इस पॉइंट को खास करके हमारे जो ये निबंध है उसमें नोटिस करना पड़ेगा, इस पॉइंट को लिखना पड़ेगा। इसलिए हम लोग का जो 5वां पॉइंट वो क्या होगा, समय का छात्र जीवन में, मतलब स्टूडेंट लाइफ में समय का क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस है, ठीक है। समय का इसकी स्टार्ट किया है तो यहाँ हमें कहावत, एक आपका जो भी है कहावत बोलिए, पंक्ति बोलिए, वो डाल दी है, ठीक है। आप अपने इच्छा अनुसार आप कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे अगर आपको कोई कविता की 2-3 पंक्ति याद है जो समय से रिलेटेड हो, समय के सदुपयोग से रिलेटेड, जो समय के महत्व को दर्शाए, तो वो आप यहाँ पे अच्छे से ब्लैक से लिख सकते हो। उसके बाद ब्लू से आप जो लिखना चाहते हो उसको लिख सकते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ें आपको आकर्षित करेगी एग्जामिनर को, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, समय का चूका विद्यार्थी, बरसात का चूका किसान और डाल का चूका बंदर किसी काम का कहीं का नहीं रहता। आपको पता है समय का चूका विद्यार्थी मतलब, इसको पहले समझाते हैं। बरसात का चूका बंदर, समझिए, बरसात का चूका किसान मतलब समझ लीजिए बरसात के समय में क्या होता है, कृषि उसी बोने का अच्छा समय होता है। लेकिन जब बरसात हो रहा था, अच्छा सा मौसम था, तो एक किसान था, वो किसान क्या दिन भर जाके मोबाइल देखा, टीवी देखा, सोया रहा, ठीक है। और जब बरसात का मौसम चल गया तो किसान जाग गया, जाके गया खेती करने। तो क्या उस समय खेती हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिस समय सीजन था, बरसात मतलब जिस समय सीजन था कृषि करने का, उस समय तुम दुरुपयोग किया। जो समय था कृषि करने का उसका क्या किया,
दुरुपयोग किया, अच्छा यूज नहीं किया, तुम सोया, अपना टीवी देखा या आलतू फालतू काम में अपना समय का बर्बाद कर दिया। इसीलिए बोलेगा समय का चूका किसान, मतलब जिस समय को करना चाहिए, यूज करना चाहिए, उसमें तुम अपना समय का बर्बाद किया, अब आ गया है तुम, इसलिए अब तुम किसी काम का नहीं रहेगा। डाल से चूका बंदर, एक बंडल क्या होता है, एक डाल को पकड़ के दूसरा डाल, तीसरा डाल, ऐसे उछलते रहता है ना। अगर बाई चांस एक डाल उसका छूट गया तो क्या होगा, नीचे गिरेगा, उसका मुंह क्या हो जाएगा, भसक जाएगा, मतलब मुंह का जो नक्शा है उसको फूट फाट जाएगा, टूट जाएगा, खून निकलने लगेगा। इसलिए बोलेगा डाल सा चुका हुआ बंदर का जो हालत होता है, बरसात का चूका किसान का जो हालत होता है, उसी प्रकार समय का चूका विद्यार्थी का भी हालत ऐसे हो जाता है। इसका भी जो दशा है वो क्या हो जाती है, दर्दनीय हो जाती है। अगर समय का चूका विद्यार्थी बोलने का मतलब वह विद्यार्थी जो समय पे उसको कोई काम करना था, पढ़ना था, लिखना था, लेकिन उससे वो चूक गया, मतलब उसका वो यूज करना था, उसको 7 बजे से 8 बजे तक ये पढ़ना था, 4 महीने में ये पूरा कोर्स कंप्लीट करना था, ठीक है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करना था, रिवाइज करना था। अगर वो नहीं कर पाया, उस काम से वो चूक गया, तो उसकी दशा भी क्या होती है, डाल से चुका हुआ बंदर के समान में हो जाता है। जैसे डाल से चुका बंदर किसी काम का नहीं रहता, उसका नाक मुंह सब भसक जाता है, सबसे खून निकल जाता है। किसान जो बरसात का चुका जो किसान है उसको भी किसी काम का नहीं रहता, ठीक है, इसकी भी जो दशा है वो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। तुम ही सोचो अब ये साल भर कमाएगा क्या, खाएगा होगा, इसका दर्दनीय स्थिति हो जाएगा। उसी प्रकार एक विद्यार्थी का भी अगर वो समय से चूक गया, अपना समय पे काम नहीं किया, तो उसकी भी स्थिति ऐसे हो जाती है। तो इस कहावत के माध्यम से हम विद्यार्थी जीवन में समय का क्या महत्व है उसके बारे में थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। अब इसको हम लिखना चाहते क्या है, तो देखिए क्या लिखा है, विद्यार्थी जीवन मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण जीवन होता है, इसलिए समय का सदुपयोग का महत्व इस समय सबसे अधिक हो जाता है। जो विद्यार्थी इस समय का उपयोग करता है वह जीवन में सफल होता है, ऊंचे पदों को प्राप्त करता है। इस चीज़ को तो आपको पता ही होगा, जो विद्यार्थी जो स्टूडेंट इस समय का सदुपयोग करेगा वो क्या होगा, आगे चल के अच्छी अच्छी नौकरी मिलेगा उसको, ठीक है, अच्छा नौकरी, अच्छा पैसा, अच्छा गाड़ी, अच्छा घर, ये सारी चीज़ें मिलेगा। लेकिन वही जो विद्यार्थी इस समय का दुरुपयोग करेगा, अच्छा उपयोग नहीं करेगा, वो चाह के क्या होगा, आगे चल के छोटा मोटा कामकाज करेगा, अपना कष्टमय जीवन अपना व्यतीत करेगा, ठीक है। अब बोलो इस यहाँ पे एक अच्छा बात हम समझाना चाहते हैं, ठीक है, जैसे हम बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, अगर अभी का समय है, ठीक है, अभी तुम 4-5 साल जो भी है, अभी तुम्हारा स्टडी का पीरियड है, यहाँ पे तुमको क्या करना चाहिए, अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। तो अभी अगर कोई बच्चा है सीरियस होकर 4-5 साल अगर अच्छे से पढ़ेगा लिखेगा, तो आगे चल के उसका जो पूरा जीवन है वो क्या हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा, आराम से क्या होगा। अभी तुम दिन रात एक करके मेहनत करेगा 4-5 साल, जितना ज़्यादा नहीं, अब 3 साल 4 बचा, 10 क्लास में आ गया ना, तो 4-5 साल और तुमको ज़्यादा मेहनत करना है, ठीक है। अगर तुम बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा तो आगे चल के जब तुमको नौकरी उकरी मिलेगा तो उस समय तुमको क्या करना है, एसी वाले रूम में जाके बैठना है, आराम से कंप्यूटर या कोई भी काम करता है पंखा के नीचे, एसी के नीचे बैठ के आराम से, उसके बाद अपना जीवन में 30-40 साल जितना भी है उस रूम में बैठ के आराम से पंखे के नीचे जो भी काम करा उसको आराम से करना पड़ेगा। तो जो आने वाला 30-40 साल का जो जीवन है वो क्या हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा। 3-4 साल तुम मेहनत किया तो आगे आने वाला जो जीवन है वो क्या हो जाएगा, फ्यूचर जो बहुत अच्छा हो जाएगा, और उस समय तुमको पैसे भी अच्छा मिलेंगे जिससे तुम अपने परिवार को सारी सुख सुविधाएं दे पाएगा। लेकिन अगर इस समय का 3-4 साल जो तुम्हारे स्टडी पीरियड का है उसका तुम दुरुपयोग किया, बर्बाद कर दिया, उस समय का कोई काम काज नहीं किया, पढ़ाई लिखाई से संबंधित फालतू का काम किया, ठीक है, फालतू का काम तुम लोग को पता है क्या होता है, तुम लोग तो अच्छे ही से जानता ही होगा, ठीक है, वो सब काम किया तो क्या होगा, अभी तुम बहुत ऐश मौज करेगा, ठीक है, अभी तुमको पढ़ाई वढ़ाई नहीं करा, कोई काम नहीं करना, आराम से 3-4 साल पढ़ाई के नाम पे तुम इधर घूमेगा, खाएगा पिएगा, ठीक है, आराम से टीवी देखेगा, आराम से गेम खेलेगा, ये चलाएगा वो चलाएगा, ठीक है, बहुत सारा काम करेगा। लेकिन जब तुम एक परिवार वाला एक जिम्मेदार आदमी बन जाएगा, तुम्हारी जब शादी हो उस समय तो तुमको काम करना पड़ेगा, उस समय तुमको कोई नौकरी देगा, तुम ही बताओ, तुम अगर आप कुछ पढ़ा लिखा रहेगा नहीं, कुछ तुम्हें विशेष रहेगा नहीं, तो तुमको अच्छा नौकरी नहीं मिलेगा। अगर अच्छा नौकरी नहीं मिलेगा तो छोटा मोटा तुमको काम करना पड़ेगा। तो उस समय 3-4 साल बाद तुमको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन वही अभी जो 3-4 साल जो लड़का मेहनत करेगा वो क्या होगा, वो 3-4 साल बाद उसको बहुत ज़्यादा कम मेहनत करना पड़ेगा और बहुत अच्छा तनख्वाह मिलेगा। लेकिन अभी 3-4 साल जो लड़का ऐश मौज करेगा उसको आने वाला जो जीवन है 30-40 साल उसको बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। तो उचित ये हमारे लिए अच्छा क्या होता है कि भाई अभी 3-4 साल थोड़ा मेहनत कर लेते हैं, ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ाई से संबंधित कर लेते हैं, और आगे आने वाले जो तो 30-40 साल जो बचा है मेरी ज़िंदगी का उसको आराम से बिताएंगे, जिससे हमें पैसा मिलेगा, अच्छा सब कुछ मिलेगा और हम अपने परिवार को भी सुख सुविधा दे पाएंगे। तो इस चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको चेंज करते हैं थोड़ा।
जो विद्यार्थी इस समय का सदुपयोग नहीं करता उसे अपने भविष्य में विभिन्न कष्टों को झेलना पड़ता है। आप लोग को पता ही है, आप अगर समय का सदुपयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपको अच्छी नौकरी नहीं मिलेगा, अच्छी नौकरी नहीं मिलेगा तो अच्छा घर नहीं, परिवार नहीं होगा, गाड़ी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सुख सुविधा नहीं होगा। ठीक है, समझ ही सकते हैं इस बात को। इसलिए हर विद्यार्थियों को इस अमूल्य समय का एक एक पल का उपयोग अपने भविष्य के निर्माण में लगाना चाहिए। क्या करना चाहिए, हर विद्यार्थी को क्या करना चाहिए, एक एक क्षण जो एक एक सेकंड हम लोग को मिलता है उन सब चीज़ों का एक एक सेकंड का उपयोग करना चाहिए अपने भविष्य के निर्माण में। और इस प्रकार से हमें सारा समय अपने पढ़ाई लिखाई को अपने पे देना चाहिए, जिससे हमारा फ्यूचर क्या हो, बहुत अच्छा ब्राइट बने, बहुत अच्छा फ्यूचर बने। अगर इसका अच्छा से उपयोग कर दिए 3-4 साल का ना, तो आगे आने वाला तो 30-40 साल है वो बहुत सुखमय हो जाएगा। लेकिन 3-4 साल अगर दुरुपयोग कर दिए, बर्बाद कर दिए आलतू फालतू के कामों में, तो वो जो समय है वो क्या हो जाएगा, दुर्मय माने कष्टनीय हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम विषय विस्तार के बारे में डिटेल डिस्कशन लिख दिए हैं। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उपसंहार। उपसंहार मतलब क्या होता है आप लोग को पता है, पूरा निबंध पढ़ के आप क्या समझे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए समय और ज्वार किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। यहाँ पे हम बता दिए हैं समय और ज्वार, यहाँ पे भी एक कहावत से स्टार्ट कर दिए है। समय ये नहीं कि समझ लो 1 घंटा बाद ट्रेन है। ठीक है, अब 1 घंटा बाद ट्रेन है तो 1 घंटा तुम घर में रहा तो ट्रेन क्या हुआ, चल जाएगा। तुम सोचेगा 1 घंटा रुक जाता आराम से, 1 घंटा मेरे लिए रुक जाता, हम सारा काम करते, फिर 7 बजे से 8 बजे बसता। तो ये नहीं है, समय अपना चलता रहेगा, तुम्हारे लिए वो प्रतीक्षा नहीं करेगा। उसी प्रकार ज्वार, जब समुद्र में ज्वार भाटा आता है ना, तो वो भी किसी चीज़ की प्रतीक्षा मतलब इंतजार नहीं करता। ये दोनों चीज़ें हमेशा चलती रहती है। इसीलिए कहावत भी है, समय का पहिया हमेशा घूमते रहता है। मतलब समय हमेशा आगे भागता है, ये नहीं कि तुम्हारे लिए रुक जाएगा, तुम्हारे लिए पीछे बच जाएगा। ये नहीं कि तुम्हारे पास 4 महीना है तो तुम ये 4 महीना को रोक दो, यहीं पे अपना पूरा पढ़ाई लिखाई जितना भी रोका हुआ था उन सारों को जल्दी जल्दी करके तुम फिर 4 महीना को स्टार्ट करेगा, अब यहाँ से 4 महीना स्टार्ट होगा। ऐसा होने वाला है नहीं। तुम अगर अभी भी समय का बर्बाद करेगा तो ये 4 महीना, उसके बाद 3 महीना बचेगा, 2 महीना बचेगा, 1 महीना बचेगा, फिर एग्जाम आ जाएगा। समझे मेरे बात को। इसीलिए समय तुम्हारी किसी चीज़ की, किसी भी, चाहे वो अमीर आदमी हो, गरीब आदमी हो, ठीक है, कैसा भी आदमी हो, किसी भी आदमी का, किसी भी व्यक्ति की प्रतीक्षा, किसी भी चीज़ की प्रतीक्षा इंतजार नहीं करता। तुम अगर आया, समय की मांग है, समय की जो चाह है, अगर उस चाह को पूरा कर पाया तो तुम्हें लाभ मिलेगा उसका फ्यूचर में, अगर नहीं कर पाया तो तुम्हें उसका दुख मिलेगा। इसीलिए हम यहाँ पे लिखे हैं समय और ज्वार किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। आप अपने हिसाब से कोई भी कहावत यहाँ पे लिख सकते हैं, या कोई मुहावरा भी लिख सकते हैं, या कोई भी कविता भी लिख सकते हैं। अगर हम अब पूरा जो निबंध लिखे हैं उसमें क्या समझे, निष्कर्ष किस पहुँचे, उसी चीज़ को हम उपसंहार में लिखते हैं, किस निष्कर्ष पे हम पहुँचे। अगर हम समय के महत्व को समझकर उसका सदुपयोग करते हैं तो सफलता हमसे दूर नहीं। अतः यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने समय के हर पल का उपयोग अपने और अपने देश के निर्माण में लगाएं। तो इस बात में मेन निष्कर्ष पर हम लोग क्या पहुंचे, इतना पढ़ के हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि समय का जो सदुपयोग है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर हम समय का सदुपयोग करें तो किसी भी चीज़ को अगर हम पाना चाहते हैं तो उसको पा सकते हैं। ठीक है, सफलता मतलब अगर हम भविष्य में हो सके हम डॉक्टर, इंजीनियर जो भी बनना चाहते हैं, ठीक है, वकील, ठीक है, नेता, अभिनेता जो भी बनना चाहते हैं, अगर इस समय का सदुपयोग करते हैं तो उस सफलता जो चीज़ हम बनना चाहते हैं वो भविष्य में बन सकते हैं। सफलता हमसे दूर नहीं है। कब, जब हम इस समय का सदुपयोग करेंगे। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, समय के हर एक पल का क्या करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। ठीक है, जिससे क्या होगा, हमारा भी फायदा होगा, और अगर हम भविष्य में कुछ बन गए, अच्छा काम किए, तो हमारे देश का भी फायदा होगा, हमारे भारत प्यारे देश का भी फायदा होगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग पूरा पॉइंट को समझ चुके हैं क्या क्या करना चाहिए। एक बार आपको फिर से एक बार रिकॉल करवा दे क्या है, किसको पॉइंट को देखना है, तो इसको देख लेते हैं जिससे हम लोग को पूरा समझ में आ जाए। इसको चेंज करते थोड़ा, भाई चेंज हो जा। हाँ, हम लोग को पहले क्या लिखना है, पहले तो यहाँ से मेन हम लोग का जो समय का सदुपयोग यहाँ से लिखना स्टार्ट होगा। ये तो इससे पहले जो बताया था आपको, ठीक है, ये वाला चेंज कीजिए। हाँ, ये जो बताए थे, ये बताए थे कि क्या क्या लिखना है, लिखेंगे क्या। अब मेन टॉपिक जो होगा, पहले परिचय, उसके बाद विषय विस्तार करेंगे, उसके बाद उपसंहार लिखेंगे। लेकिन अब मेन टॉपिक हम लोग जो निबंध का आंसर है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। पहले ब्लैक से अच्छे से मोटा से इसको यहाँ पे यहाँ अच्छे से बड़े से लिखेंगे। उसके बाद रूपरेखा को ब्लैक से लिखेंगे। जितना पॉइंट को भी आगे पढ़ाए थे उस सारे पॉइंट को यहाँ पे लिख देंगे। भैया इसको पहले सोच के लिख देना है, ठीक है, इसको पहले ही सोच के लिख देना है, जिससे एक एक टॉपिक को आप अच्छे से लिख पाए। इसको पेंसिल से लिखना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद टॉपिक स्टार्ट करें, जैसे सीरियल वाइज रूपरेखा में लिखें, ठीक, वो सही ब्लैक से लिखेंगे, उसके बाद ब्लू से, ब्लैक से लिखेंगे, उसके बाद ब्लू से, ठीक है। अगर आपको कोई कविता, कहानी, मुहावरा आता है तो आप बीच में यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद हम लोग दूसरा पॉइंट इसको लिखेंगे। फिर अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं इंग्लिश में भी लिख दीजिएगा, हिंदी में भी लिख सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद क्या है यहाँ, उसके बाद क्या है, समय का महत्व हम लिखे थे रूपरेखा में, तो उसको पॉइंट लिखेंगे। उसके बाद अगर छात्र जीवन में जो भी चीज़ है उसका महत्व है उसको यहाँ पे लिख दिए थे। इस टॉपिक को आपको चुन चुन के लिखना है, छाट के दिमाग में लगा के, इसीलिए 4 महीना पहले ही आपको निबंध पढ़ा दिए, ठीक है, 10 मार्क्स का, कि आपको बहुत सारे निबंध देंगे, आप उस पर खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद आप मुहावरा यहाँ पर या कविता या कहावत भी डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लास्ट में सब चीज़ों को, अगर हमको लगा कि लास्ट में हम सब चीज़ों को जितना समझाना चाहते हैं समझा दिए, तो हम लास्ट में क्या लिख देंगे, उपसंहार लिख देंगे, और यहाँ पे हमारा निबंध क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और इस प्रकार का आप निबंध लिखें तो आपको 10 में 10 मिल ही जाएगा। बशर्ते इस प्रकार का लिखना चाहिए, किसी प्रकार का गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप देखिए 10 में 10 आप जब पाना होगा तो आपको कुछ बहुत सारा वर्ड चेक करेगा, ठीक है, बहुत सारा ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखेगा कि सदुपयोग ऐसे होगा, ऐसे ना लिख दे, तो इन सब चीज़ों का भी आप ध्यान दीजिएगा। अगर ये सारी चीज़ें सही हो तो आपको 10 में 10 आराम से मिल सकता है, बशर्ते आपका एक भी वर्ड अक्षर ये सब गलत ना हो, ठीक है। तो आप इस पर आराम से इस तरीके से लिखिएगा तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। तो अभी डेमो के माध्यम से हम लोगों ने समझा दिया कि समय का सदुपयोग होता क्या है, समय का सदुपयोग कैसे निबंध लिखा जाएगा। अभी आपको एक क्वेश्चन देंगे, इसका आप लोग खुद से इसका आंसर लिखिएगा, और डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया जाएगा जिसके थ्रू आप होमवर्क अपना सबमिट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या रहेगा, मेरे जीवन का लक्ष्य विषय पर अधिकतम 400 शब्दों में निबंध लिखो। मेरे जीवन का जो लक्ष्य है, ठीक है, आप लोग को पता है आपके जीवन का कुछ ना कुछ लक्ष्य होगा, तो ठीक है, उसी विषय पे आपको क्या लिखना है, निबंध लिखना है, ठीक है, निबंध लिखना है। मेरे जीवन का लक्ष्य पे अधिकतम 400 शब्दों में, आप 300 शब्दों के अंदर भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम अगर आप लिखते गए तो 400 शब्दों तक ही लिखना है। तो भैया मेरे जीवन का लक्ष्य, तो हेडिंग यहाँ शीर्षक दे देंगे मेरे जीवन का लक्ष्य। उसके बाद क्या लिखेंगे, रूपरेखा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रूपरेखा। भैया मेरे जीवन के लक्ष्य में आप लिखेंगे कैसे, हम लोग को तो कुछ पता ही नहीं, तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, इंटरनेट का सहारा लीजिएगा। किसका सहारा लीजिएगा, इंटरनेट जिसको बोलते हैं या गूगल बोलते हैं, ठीक है, वहाँ पे आप क्या कीजिएगा, मेरे जीवन का लक्ष्य जो है उस टॉपिक को सर्च कीजिएगा, और आप क्या कीजिएगा, उस टॉपिक के बारे में बहुत सारा निबंध आएगा, उसको किसी भी निबंध को जो आप पढ़ना चाहते हो उसको आप पढ़िएगा, बहुत सारे बुक में खोजिएगा इस टॉपिक को, ठीक है। उसके बाद अपने से लिखिएगा, ठीक है, ये नहीं कि गूगल वाला जाके यहाँ पे जो मिला वहाँ पे छाप दिए, ये नहीं। देखिए अगर गूगल में या हम आपको लिखा दें तो अब वो पॉसिबल है, बताओ तो 400 शब्द लिखा दिए, 400 शब्द वहाँ पे याद रखना पॉसिबल है, ठीक है। अभी तो कितना बहुत सारे निबंध कराएंगे तो सबको याद करना पॉसिबल नहीं पॉसिबल है। तो आप क्या कीजिएगा, हम आपको टॉपिक देंगे, आप अपने से रिसर्च करके इस टॉपिक के बारे में रिसर्च करके अच्छे से तैयार करके अच्छे से लिखिएगा, निबंध लिखिएगा, तो आपका निबंध जो लिखने का तरीका है, जो आपका स्किल है, वो सारा इंप्रूव होगा। ये नहीं कि आप कहीं से छाप करके अच्छे से यहाँ पे लिख दिए, तो ऐसे मत कीजिएगा। पहले आप इस टॉपिक के बारे में कहीं से भी अच्छे से रिसर्च कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद जैसे हम बोले शीर्षक पहले लिखिएगा, उसके बाद रूपरेखा, रूपरेखा के बाद एक पॉइंट को आप अच्छे से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम अगर शीर्षक बोले तो शीर्षक लिखेंगे, अगर इसका हम बताना चाहें तो हम पहले लिखेंगे रूपरेखा। रूपरेखा में हम बोलेंगे जीवन का लक्ष्य होता क्या, जीवन का लक्ष्य होता क्या है, एम ऑफ लाइफ या गोल ऑफ लाइफ, जीवन का लक्ष्य होता क्या है, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, परिभाषा हो जाएगी। रूपरेखा का बात करें, आप अपने हिसाब से रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आप बोल सकते हैं कि लक्ष्य जीवन में लक्ष्य का क्या महत्व है, ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। जीवन में, किसी के जीवन में, हमारे जीवन में, तुम्हारे जीवन में लक्ष्य यानी जो एम है, गोल है, ठीक है, हमको भविष्य में ये बनना है, हमको ये पाना है, ठीक है, ये मेरी ख्वाहिश है, वो क्यों ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर आपके जीवन में लक्ष्य निर्धारित है, अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, इसी चीज़ को हम बोलते हैं जीवन में लक्ष्य। अगर आप लोगों ने अभी तक जीवन में अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है तो इस टॉपिक को आप पहले सोच लीजिए कि आपको भविष्य में बनना क्या है, भविष्य में बनना क्या है। अगर भविष्य में क्या बनना है, ये सब चीज़ें आपको पता रहेगी तो आपका जो, देखिए अगर आपको कहीं जगह जाना है, अगर आपको ये घर जाना है, ठीक है, तो आप इस घर के पास कैसे पहुँचेगा, जब इस घर के जाने का रास्ता आपको पता रहेगा तभी ना यहाँ तक पहुँच पाइएगा, ठीक है। तो ये इस घर का रास्ता अगर आपको पता नहीं रहेगा, आपको किसी के घर जाना है, बस इतना पता है कि वो फलाना ढिमकाना के घर हमको जाना है, लेकिन उसका घर का रास्ता क्या है ये हमको पता ही नहीं, ठीक है। उसी प्रकार अगर आपको जीवन में जो लक्ष्य होता है, ये जो रास्ता है, रास्ता के माध्यम से आप यहाँ पहुँच सकते हैं। उसी प्रकार आपका जो एम है, ठीक है, आपका जो एम है, जो गोल है,
जिसको आप लोग हिंदी में लक्ष्य बोलते हैं, ठीक है। अगर आपके जीवन में ये लक्ष्य आपको पता है ना, तो ये जो लक्ष्य है वो आपको रास्ता देगा। रास्ता कैसे देगा? मान लीजिए आपने तय किया है कि आपको डॉक्टर बनना है। क्या बनना है? डॉक्टर बनना है। तो आपको इसी हिसाब से क्या करना, अपना रास्ता तय करना पड़ेगा। 10 क्लास के बाद आपको साइंस लेना पड़ेगा, साइंस लेने के बाद बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, बायोलॉजी के बाद आपको नीट का एग्जाम देगा, उसके बाद बायोलॉजी का, मैंने जो भी है इस प्रोसेस के अनुसार चलते चलते देखिए आप पढ़ते पढ़ते ये नहीं ना कि आप डॉक्टर बन जाएंगे, उसके लिए कुछ अलग पढ़ाई करनी पड़ेगी, कुछ हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो वो सारी तैयारी आपको कब पता चलेगा, कैसे करना चाहिए, उस कब पता चलेगा? जब आपके जीवन में एम यानी गोल यानी लक्ष्य निर्धारित रहेगा तब, ठीक है। लक्ष्य रहेगा तो आपको पता रहेगा कि हमको ये करना है, इसके बाद ये करना, उसके बाद ये करना, उसके बाद ये करना, तब हम डॉक्टर बन जाएंगे। तो हमारे जीवन लक्ष्य क्या होता है? लक्ष्य हमारे जीवन को क्या देता है? एक दिशा देता है। दिशा मतलब जानते हो? डायरेक्शन, रास्ता देता है। जो जिसका लक्ष्य निर्धारित है उसको सब पता है कि हमको ये करना है, ऐसे ऐसे करना है, 10 के बाद ये करना है, वो करना, वो करना, उसके बाद हम डॉक्टर या इंजीनियर या वकील या जो भी बनना चाहते हैं वो बन जाएंगे। तो इसीलिए जीवन में लक्ष्य का क्या महत्व होता है? जो जीवन में लक्ष्य का क्या महत्व होता है? लक्ष्य हमें दिशा बताता है, ठीक है। बताता है कि इस डायरेक्शन में चलो, ऐसे ऐसे काम करो, ये मेहनत करो, वो एग्जाम दो, जिसके कारण तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। अगर तुम्हारे जीवन में लक्ष्य नहीं रहेगा तो तुम भटकते रहोगे। तुमको लगेगा कभी डॉक्टर बन जाए, कभी इंजीनियर बन जाए, कभी ये बन जाए, कभी वकील बन जाए, कभी ये बन जाए, ऐसे तुमको बार बार लगते रहेगा। तुम कोई भी आगे चल के कुछ भी बन नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें एक डायरेक्शन में भागा नहीं। तुमको डॉक्टर बनना चाहिए, तुम यहाँ तक आया, थोड़ा मेहनत किया, फिर तुमको लगा वकील बनना चाहिए, तुमको लगा फिर आपको इंजीनियर बनना चाहिए। इस तरीके से आप अलग अलग दिशाओं में भटकते रह जाएंगे, ठीक है, और कभी भी अपने लक्ष्य तक, अपने घर तक नहीं पहुँच पाएंगे, ठीक है। अगर आपका एम, आपका लक्ष्य फिक्स है तो आप उसी डायरेक्शन में भागेगा और एक समय आने पे अगर मेहनत किए तो आप डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं। लेकिन आपका एम ही तय नहीं है, आपका जो बनना क्या बनना है आप ये निश्चय ही नहीं किए, तो आपको इधर उधर कभी ये बन जाए, उसका सुने वो आर्मी में जा रहा है तो हम भी आर्मी में चल जाए, उसका सुने वो डॉक्टर बना तो हमको भी लगे हम भी डॉक्टर में। इस तरीके से आप इधर उधर भटकते रहिएगा। तो हम बोल सकते हैं जो लक्ष्य होता है जीवन, जिसके जीवन में लक्ष्य निर्धारित है, मतलब उसको एक दिशा मिल गया है, ठीक है। तो लक्ष्य का क्या महत्व है? लक्ष्य हमें दिशा प्रदान करता है। इसी चीज को डिटेल में लिखिएगा। उसके बाद लिखिएगा कि मेरे जीवन का लक्ष्य, मेरे जीवन का लक्ष्य मतलब आपके जीवन में क्या लक्ष्य है। ये तो लक्ष्य का महत्व है। आपने क्या तय किया, आपको क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में लिखना है। फिर आपको लिखना है लक्ष्य की प्राप्ति हेतु मेरी प्रयास या मेरा प्रयास, जो भी लिखना है मेरा प्रयास, मतलब आप क्या मेहनत कर रहे हैं। आपको जो चीज़ बनना है आप अपने हिसाब से इस पॉइंट को अरेंज कर सकते हैं। आपको जो चीज़ फ्यूचर में बनना है उसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, किस प्रकार से आपको मेहनत करनी चाहिए, इन सब टॉपिक को यहाँ लिखिएगा। उसका लास्ट में अगर आपको इनके अलावा भी कोई टॉपिक लेंगे तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप लिख दीजिए लास्ट में उपसंहार। तो इस पॉइंट के माध्यम से, इस सारी चीज़ों के माध्यम से अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में आप अच्छे से बता सकते हैं। इस पॉइंट को आप अच्छे से लिखिएगा, मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है, ठीक है, और मैं अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु क्या क्या कार्य कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको जो पूरा पढ़ के क्या समझ में आया उसको उपसंहार में लिख दीजिएगा। देखिए इस तरीके से आप ट्राई कीजिए। हो सके पहली बार आपको गलत हो, पहली बार आपको समझ ना आए, लेकिन कोशिश करने से आपको होगा। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आया, आप पहले जाके इसके बारे में रिसर्च कीजिएगा, किताब में पढ़िएगा, इंटरनेट पे अभी तो बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध है ना, तो वहाँ पे पढ़िएगा, इस टॉपिक का रिसर्च कीजिएगा। उसके बाद ऐसे करके आप अपने हिसाब से रूपरेखा तैयार करके लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों जो टॉपिक आपको दिए हैं बाबू, बहुत खोज समझ के यहाँ पे दिए हैं कि समय का सदुपयोग, पहले टाइम तो बहुत कम बचा है, इसलिए आपको हम पहले समय का सदुपयोग का महत्व भी समझा दिए इस पूरा निबंध के माध्यम से कि बाबू अभी भी समय है, 4 महीना बाकी है, तुम अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो। उसके बाद पढ़ाई लिखाई करने के लिए तुमको जीवन का एक लक्ष्य चाहिए, ठीक है। ये लक्ष्य को भी निर्धारित कर लो। तो दोनों निबंध को ये नहीं कि सिर्फ निबंध का जैसा ट्रीट करना है, इसको अपने जीवन में ढालने का कोशिश करो, ठीक है। अपने अभी भी जो अगर समय का तुम सदुपयोग नहीं करता, अच्छा उपयोग नहीं करता है, तो उसका अच्छा से उपयोग, राइट यूज करना स्टार्ट कर दो। अपने लाइफ का एम खोजो, ठीक है। अपने लाइफ में क्या बनना है भविष्य में, उस चीज़ को निर्धारित करो और उसके अनुसार अपना मेहनत चालू कर दो। तो आई होप तुमको ये 10 मार्क्स का जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा, ठीक है। इस चीज़ को प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये वाला निबंध टॉपिक अच्छे से लिख लेना, डिस्क्रिप्शन में तुमको इसका लिंक मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा, और 2-3 वीडियो अभी निबंध पे आएगा, बहुत सारा होमवर्क, बहुत सारा डेमो अभी तुमको हम देंगे, तो अभी इसका चिंता मत करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।